गुड इवनिंग बच्चों। यस, आज फुल सिलेबस टेस्ट का टेस्ट नंबर 8 बायोलॉजी डिस्कस हो चुका है, केमिस्ट्री हो चुका है। अब हम लोग हैं फिजिक्स का डिस्कशन करने के लिए। तो आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट बता दो सबको, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वैभव सिंह पहले का बी बता रहे हैं, अभी तो मैंने डिस्कस भी नहीं किया है। हाँ बेटा सही है, ये देखो ये पहला क्वेश्चन है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। और देखो आज का पेपर बहुत इजी था, और ये इसलिए रखा गया था कि जरूरी नहीं है बेटा। देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि बड़ा इजी पेपर है, नीट में तो ऐसा नहीं आता है। तो बेटा नीट में कैसा आता है ये नहीं है, कभी सरल आता है कभी कठिन आता है। पिछली बार वाला थोड़ा टफ था, हो सकता है इस बार काफी इजी हो जाए, हो सकता है इस बार और टफ हो जाए। तो हम लोगों को तो हर तरह के पेपर की प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये वाला पेपर काफी इजी था, और देखते हैं कैसे हुआ है। ये देखो पहला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 times द मैक्सिमम हाइट, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको चाहे तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ऐसे वाला जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, सपोज ये एंगल थीटा है, प्रोजेक्शन एंगल, और ये मैक्सिमम हाइट है, और ये रेंज है। तो एक बेटा फॉर्मूला होता है क्या, 4h/r इज इक्वल टू tan थीटा, मालूम होना चाहिए। और ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स है। तो हम लोग रेंज की जगह रख देंगे 4h, तो है ही है, रेंज की जगह 4h और रख देंगे, और ये आ गया tan थीटा। तो 4h कट गया, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो वैभव सिंह का आंसर बिल्कुल सही था, शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ऐसे कई छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको अगर आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कर सकते हैं। जैसे आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मालूम है तो आप ऐसे कर लो। देखो एक तरीका और बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इससे करो या उससे करो। जैसे कहा है ना कि रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो मतलब ये दिया हुआ है r बराबर 4h। अब रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो यहां से u स्क्वायर से u स्क्वायर तो कट जाएगा, g से g भी कट जाएगा। अब साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4/2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा से ये एक स्क्वायर कट गया, और 2 से ये सब कट गया, तो यहां से भी tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, लेकिन इन सब के जो बीच वाले फॉर्मूले हैं वो अगर याद रखोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पर बेटा देखो पेपर में एक करेक्शन था, ये जो 4j है ना ये 3j था एक्चुअली। तो आप लोगों के सेंटर पे भी करेक्शन पहुंच गया होगा, पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था बताओ। पहुंच गया था, बताओ जल्दी जवाब दो।
तो यहाँ पे ये करेक्शन था, और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस आर। खतरनाक फॉर्मूला। क्यों खतरनाक क्यों है? देखो, ज्यादातर जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट आर लिया जाता है, जैसे टॉर्क, वो था आर क्रॉस एफ होता है। एंगुलर मोमेंटम भी आर क्रॉस पी होता है, लेकिन ये ओमेगा क्रॉस आर होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि कई स्टूडेंट ने इसको आर क्रॉस ओमेगा से किया होगा और उनका आंसर गलत हो गया होगा। तो हमें ओमेगा क्रॉस आर से करना है, याद रखना। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो अब बिल्कुल ठीक है, ये तुम जानते ही होगे। आई जे के, ओमेगा लिख लो भाई, -5, 3 और 5, और आर लिख लो 3, 4 और 6। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल लो। अब मेरे ख्याल से ये डिटर्मिनेंट ओपन करना सबको आता होगा। आता है ना भाई? आगे कैलकुलेशन करके बता लोगे, आंसर बताओ। कि करें? देखो, जैसे ये आई लिखना है तो आई लिख दो, और बेटा ये और ये दोनों काट दो। तो आई टाइम्स 3 इंटू 6 -5 इंटू 4। इसके बाद माइनस जे। ये ध्यान रखना, यहां जे वाला टर्म माइनस में होता है, और जे वाले भी काट दो। तो कौन कौन से कटेंगे? जे वाले काटोगे तो ये तो सब में कटेगा, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 इंटू 6 -3 इंटू 5, और प्लस के टाइम्स। अब के वाला काट दो तो -5 इंटू 4 और -3 इंटू 3। अब तो भाई कर ही लोगे। देखो, 18 -20 तो -2i आया, तो पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि और किसी में -2i है ही नहीं। मिला लो, ये 30 है, ये 15 है, -45 प्लस 15 45 जे हो गया, और 20 और 9 -29 क्या हो गया। तो इसका आंसर फर्स्ट आ रहा है। और वैभव सिंह, पता नहीं तुम कौन सा क्वेश्चन 2 कर रहे हो। एलन आलिया भट्ट, जी सर 1 आएगा। गुड, थम्स अप आपने भेजा है, सही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ये मैंने डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना इसलिए बता दिया कि हो सकता है कई बच्चे न जानते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, अब इसमें बताओ ये क्या है भाई। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये कोई सॉलिड सर्कुलर डिस्क है ये, तो ये इसकी एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। और अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम इसमें डायमीटर के अबाउट निकालना चाहें, तो ये देखो, जैसे ये डिस्क बनी हुई है, तो दो डायमीटर एक प्लेन में परपेंडिकुलर ले लो। तो सपोज ये आईडी है, ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे, क्योंकि दोनों डायमीटर हैं, दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 2id बराबर iz। तो 2 इंटू आई डी इज इक्वल टू 1/2 mr²। तो आई डी बराबर mr²/4। तो ये तो मैंने बता दिया है, सेकंड आंसर है। लेकिन बेटा वहां पे ये जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे रिंग है, एक्सिस के अबाउट mr², डायमीटर के अबाउट mr²/2, किसी टेंजेंट के अलाउट 3/2 mr², और वर्टिकल टेंजेंट के अबाउट
2mr²। इसी तरीके से डिस्क के लिए। तो अगर ये लर्न करोगे ना तो वहां तुम्हारा टाइम बचेगा। याद था सर? हाँ बेटा, याद करके ही करना है। हमने तो इसलिए बता दिया कि मेथड भी मालूम हो जाए। अब ये देखो, ये है 8 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच हैविंग 25 मिलीवोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबको पैरेलल में जोड़ दिया। सबको पैरेलल में जोड़ दिया। तो कॉम्बिनेशन का वोल्टेज क्या होगा? अब यहाँ पे चूंकि सबके वोल्टेज बराबर हैं तो 25 मिली वोल्ट ही हो जाएगा। वैसे इन केस अगर इनके वोल्टेज बराबर ना होते तब क्या करते तुम लोग? सपोज इसको 25 मिली वोल्ट तक चार्ज करते, इसको 30 तक करते, इसको 31 से करते, ऐसे करते, तब तुम लोग क्या करते? तब करते हैं फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 जितने भी होते हैं डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 जितने भी होते हैं, ये कॉमन पोटेंशियल होता है। पैरेलल वोल्टेज में सभी पर फाइनल वोल्टेज सेम आना है, लेकिन अगर सबके वोल्टेज भी सेम है तो कॉमन ले लो, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, सीधे आंसर 25 मिली वोल्ट आ जाएगा। अब ऐसे कह दें 8 कैपेसिटर है, पहले को 25 मिली वोल्ट तक चार्ज किया, दूसरा अनचार्ज है, तीसरे का ये वोल्टेज है, चौथे का ये वोल्टेज है, तब ये लगाओगे। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ रिदम महेंद्र, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर है। अब हमारी दृष्टि या कुदृष्टि लाइट पर पड़ी है। ऑप्टिकल फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब जो आप लोग इंटरनेट की सेवा ले रहे हो आजकल, इंटरनेट के कनेक्शंस ऑप्टिकल फाइबर पे ही चल रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर एक इस प्रकार का होता है कुछ, और यहां पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट रे ऐसे डाली जाती है और ये लगातार रिफ्लेक्ट होते होते वायर के थ्रू फ्लो कर जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल ये होता है। अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में आ रही है, तो हालांकि एफएलटी का पेपर है, सबके क्वेश्चंस रखते हैं, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स हो जाते हैं उनके थोड़े टफ रखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में कोर होती है, क्लैडिंग होती है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का एंगल होता है। दैट ऑल वी विल कवर इन थ्योरी सेक्शन एज वेल एज थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो एंडियोस्कोपी होती है आप लोगों के मेडिकल कॉलेज में, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। उसमें भी जो कैमरा डाल करके फिर पाइप आता है, मुंह से डालते हैं, तो वो ऑप्टिकल फाइबर पाइप ही होता है। चलो भाई, दो लेंसेज हैं, इनको कंबाइन कर दिया गया, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो एक सीधे सीधे फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस f2 होता है। तो ये हमारे पास f1 है, ये f2 है। तो 1/f बराबर, तो 1/10 प्लस 1/-20, तो 20 एलसीएम ले लिया, 2 - 1, तो f बराबर 20/1। तो 20 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी, एंड कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका
आंसर इज थर्ड। यस। तो आई होप कि सबका सही होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो 7 क्वेश्चन। इससे अच्छा क्या क्वेश्चन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डायमेंशनलेस? चलो बताओ, जल्दी बताओ आंसर बच्चों। कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है? फोर्स, स्ट्रेन, वर्क, मोमेंटम। जितने भी बच्चे हो, वैभव, हर्ष कुमार, एम मृत्युंजय, रिदम, आलिया भट्ट, वक्कट, वकास ट्रुक। स्ट्रेन। यस, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, क्योंकि स्ट्रेन अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूमेट्रिक है तो डेल्टा वी अपॉन वी, तो दोनों की सेम डायमेंशन है। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, वर्क की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मोमेंटम की होती है एम एल टी माइनस वन। ओनली स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। चलो ठीक है। 8th क्वेश्चन। Efficiency of a Cornet engine working between 127 and 77। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस 77 प्लस 273 और 127 प्लस 273 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1 माइनस, तो ये कितना होगा? 7 3 10 और 7 और 7 14, 3 17 और 370। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 7 3 10, ये 5 होगा भाई, गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। तो 1 माइनस 350, हाँ यार 80 50, और ये हो जाएगा 400 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 350 बाई 4, तो ये हो जाएगा 450 बाई 4, और 50 बाई 4 इज 12.5%। कैलकुलेट चाहे जैसे कर लो, वो हमारी अपनी स्टाइल है, तुम्हारी अपनी स्टाइल होगी, बट फॉर्मूला ये लगेगा। एंड क्वेश्चन वाज डैम इजी, और इसमें गलत होने के बिल्कुल एक चांसेस रहते हैं। ये वाला स्टेप, इसको ध्यान रखना। ये भले ही डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, लेकिन फॉर्मूले में आएगा तो ये केल्विन में ही आएगा। चलो चलें आगे बढ़े, साथ में हो ना। डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर, चलो भाई निकालो, ये तो याद भी होना चाहिए। हिमानी यादव, राधे राधे बेटा, आ गई? हाँ चलो बताओ इसका। कुमारी काजल, सब लोग बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं खाना वाना खा करके। महेश बाबू, ओके चलो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन निकालो किसी भी फॉर्मूले से। बताओ कौन सा आंसर होगा। बहुत इजी पेपर था आज का, किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? तुम लोग कोई भी लगाओ, हम तो ये वाला लगाएंगे। कौन सा? E बराबर L डी आई बाई डी टी, हेनरी ला लगाएंगे। तो ये ईएमएफ है, और ईएमएफ हो जाएगा W अपॉन Q, और इसकी तो डायमेंशन निकालनी है, और ये डी आई बाई डी टी। अब सबकी डायमेंशन रख देते हैं। W की तो हमें याद है, वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। Q यानी करंट इंटू टाइम, तो A इंटू टी।
एल की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। ये एम्पियर ही होगा और ये टाइम ही होगा, तो ये टाइम से टाइम कैंसिल कर दीजिए। तो L इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और a माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। है कोई आंसर? फोर्थ वाला है तो सही है आपका। क्या मैंने गड़बड़ किया? हाँ मैंने गड़बड़ किया भाई। एक ये है, एक ये भी है, तो a माइनस 2 होगा। सॉरी, इसका आंसर इसका आंसर सेकंड नहीं थर्ड हो जाएगा। एल की डायमेंशन निकाल रहे हैं, एक ये भी है, तो टी से टी कैंसिल हुआ, ए है तो a की पावर माइनस 2 होगा, थर्ड आंसर होगा। आप लोग सही थे, चलो सही, ठीक। ये 10th, ratio of velocity of a proton and alpha particle is 4:1, ratio of their de Broglie wavelength। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू m2v2 अपॉन m1v1। अब लैम्डा 1 यानी प्रोटॉन की पहले लिखेंगे, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 वाला अल्फा है, तो देखो प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का 4m होता है, तो 4m अपॉन m। और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है तो ये दिया हुआ है, प्रोटॉन की वेलोसिटी इसकी 4 टाइम्स है, तो 4v, तो ये तो 1:1 आ रहा है, पहला वाला आंसर। ठीक है, 10th का आंसर, हाँ फर्स्ट राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। थोड़ा तेज कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। ये इसमें मैंने देखा कि कई बच्चे टेस्ट के बाद बड़े कंफ्यूज थे। पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन लेयर कंटेन्स, तो भाई देखो पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है जरा समझ लो। देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये मैंने एन टाइप बना दिया, दोनों सिलिकॉन के हैं। तो पी टाइप में क्या होगा, होल्स होंगे खूब सारे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कम होंगे क्योंकि पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल्स कम होंगे। अब मैंने इनको कांटेक्ट किया, एक क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं, कैसे जोड़ दें। अच्छा ये बताओ, अगर कि मान लो देखो मैं तो कुछ लाता हूं आपके लिए, ये देखो बड़ा मजा आएगा आपको, बस अभी मैं आपके सामने प्रकट होता हूं। चलो सपोज, यस मैं आ गया कैमरे के सामने, ये दो पेन है, सपोज ये पी टाइप का पेन है, ये एन टाइप का है, इनको जोड़ना है, ऐसे कांटेक्ट में ला दिया तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, पीएन जंक्शन बन जाएगा कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं, मतलब सीधे जोड़ देते हैं, नट बोल्ट से कस देते हैं, फेविकोल लगा के चिपका देते हैं, क्या करना पड़ता है? ध्यान रखो, आंसर का वेट मैं नहीं करूंगा, इनको मेटलर्जिकल कांटेक्ट लगाना पड़ता है। क्या बोलते हैं? मेटलर्जिकल कांटेक्ट। और मेटलर्जिकल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए बाकायदा इनको वेपर फेज में लाके डिफ्यूज करना पड़ता है। अगर ऐसे जोड़ दोगे ना, जैसे जोड़ दिया, धागे से बांध दिया, नट बोल्ट से कस दिया, वेल्डिंग कर दी,
फेविकॉल लगा दिया, तो बेटा ये जुड़ तो जाएंगे फिजिकली, लेकिन इधर के पार्टिकल्स उधर नहीं जा पाएंगे, उधर के पार्टिकल्स इधर नहीं आ पाएंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पीएन जंक्शन बनाने के लिए इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। तो आंसर होगा मेटलर्जिकल कांटेक्ट। अब देखो यहां बन जाएगी डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर में ये पढ़ा ही होगा, ये इसके पास होल्स ज्यादा हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, लेकिन पी टाइप और एन टाइप दोनों न्यूट्रल होते हैं, किसी के पास चार्ज नहीं होता है। अब जब इसका होल पी टाइप का एन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और बीच से जो चार्ज कैरियर्स हैं, प्रोटॉन्स और होल्स, वो गायब हो जाते हैं, और यहां पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो जब पीएन जंक्शन बन गया तो डिप्लीशन लेयर में चार्जेस हैं दोनों, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, लेकिन कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर खत्म हो गए, इसीलिए इसका नाम डिप्लीशन लेयर पड़ा। जो हमारे अच्छे इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, डिप्लीट कर दिया, किसी चीज से डिप्लीट कर दिया मतलब घर से गेहूं डिप्लीट कर दिया, मतलब घर में गेहूं खत्म। तो यहां से क्या खत्म जिससे डिप्लीशन लेयर कहा जा रहा है? चार्ज कैरियर खत्म। इस जंक्शन में चार्ज कैरियर नहीं होता, चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और बाहर वाले सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होता है लेकिन चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो क्या होगा इसका आंसर, अब बताओ? पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन चार्ज कैरियर नहीं होगा। और अगर तुमसे पीएन जंक्शन के बजाय में बचे हुए पी टाइप और बचे हुए एन टाइप में पूछा जाए, तब आंसर होता दोनों टाइप के चार्ज कैरियर होंगे लेकिन चार्जेस नहीं होंगे। इधर चार्जेस नहीं होते, फील्ड नहीं होती, चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं। ये तो पी टाइप है, तो अरे भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम होते हैं, वह दूसरी है, लेकिन होते हैं। ये एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल कम होते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन चार्ज नहीं होता है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, और बीच में चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन क्या नहीं होता? चार्ज कैरियर नहीं होते, इससे चार्ज कैरियर खत्म हो जाते हैं। ओके, गुड, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। अब ये देखो, ये एक नॉन ओमिक डिवाइस है, V is equal to 4I square. What is the resistance of device when current is 1 एम्पियर? मैंने पिछले टेस्ट में भी एक नॉन ओमिक डिवाइस दी थी और इस बार भी दी। तो रेजिस्टेंस बेटा होता है R बराबर dV अपॉन DI, ये तो तुम लोग जानते ही होगे। तो D बाई DI ऑफ V बराबर 4I स्क्वायर, तो 4 बाहर चला गया और I स्क्वायर का 2I, तो ये 8I हो गया। ये रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, इट विल वेरी विथ करंट एंड वोल्टेज, इट इज नॉट ए कांस्टेंट एट ऑल, ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तभी ये नॉन ओमिक डिवाइस। अब हमें कब चाहिए? जब 1 एम्पियर की करंट है, तो R व्हेन करंट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 8 इंटू 1 यानी 8 ओम। इसको ग्राफ से भी पूछा जा सकता है, कभी हो सकता है हम ग्राफ में दे दें, तो जैसे ये 1 एम्पियर की करंट है, तो यहां से जाओ और इसकी टेंजेंट का स्लोप तब निकालना पड़ेगा, तब स्लोप निकालने के लिए मसाले आपको दिए जाएंगे। हाँ, काफी बच्चे आ गए हैं, फ्यूचर डॉक्टर सिमर सिंह देर से आए थोड़ा, मोहम्मद यसीर, वैभव सिंह पहले से हैं भाई, ठीक है। चलो, ये अच्छा रहा क्वेश्चन। 13 पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमें जल्दी से चलना चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है,
और इसका एम्पलीट्यूड है, तो अल्फा बराबर एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा स्क्वायर और बीटा बराबर ए ओमेगा, और एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम क्या करें, ओमेगा की वैल्यू रख दें। तो अल्फा बराबर ए और ओमेगा की जगह रख दिया बी अपॉन ए और इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसमें रख रहे हैं ना। तो अल्फा ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ए बराबर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये पिछले अभी जो हम लोगों ने पेपर एक्सप्लेन किया था सीपीटी का, यानी किसका, उसमें भी ये था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा हो गया, बढ़िया क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड भी पूछ सकते हैं, ओमेगा भी पूछ सकते हैं। तो ओमेगा निकालना है तो डिवाइड कर देना सीधे, ए कट जाएगा, ओमेगा भी निकल आएगा। और देखो इसमें एक चीज और भी है, मालूम है क्या? चलो वो ये है कि मैक्सिमम है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एसएचएम में ए। तो यहां जरा देखो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, यानी वी मैक्स बराबर अंडर रूट ए मैक्स इंटू एस मैक्स। एक्स मैक्स का मतलब है एम्पलीट्यूड। तो कोई क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 10 है, एम्पलीट्यूड 5 है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, निकल आएगा तुरंत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 13 के बाद 14। ए लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एंगल ऑफ 30। तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, ये प्लेन मिरर है, ये लाइट रे आई, नॉर्मल खींचा, ये 30 डिग्री का इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो भी 30 होगा। डेविएशन एंगल, यस, लाइट रे पहले ऐसे जा रही थी, बाद में ऐसे जा रही है, तो ये डेविएशन है डेल्टा। अब देखो ज्योमेट्री से ही आ गया, 30 30 60 और ये पूरा 180, और फॉर्मूला भी होता है डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, तो तब भी वही आएगा 180 माइनस 2 इंटू 30, तो ये 120 डिग्री हो गया, राइट। चलो भाई 15th आइए। A dynamic gas is heated at constant pressure. What fraction of heat energy is used to increase the internal energy? तो देखो बेटा, जो कांस्टेंट प्रेशर ये बताता है कि जो हीट दी जाएगी वो हो जाएगी NCP डेल्टा T, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है कोई भी प्रोसेस हो, NCV डेल्टा T होता है। तो अच्छा, वर्क डन भी लिख दो, ये गैस के लिए NR डेल्टा T होता है। तो डेल्टा U कितनी फ्रैक्शन है इसकी, तो डेल्टा U अपॉन Q इज इक्वल टू CV अपॉन CP, और ये होता है 1 अपॉन गामा। और ये डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है जानते ही होगे, या अगर नहीं जानते हो तो हम बेसिक से कर देते हैं। सीवी कितनी होती है, सीवी होती है 5/2 RT, और ये होती है सीपी
5/2 RT T नहीं होता है, 5/2 R प्लस R, तो R से R कट गया, 5/2 अपॉन 7/2, तो ये 5/7 आंसर आ जाएगा। है कोई आंसर थर्ड वाला? आंसर इज थर्ड सी। तुम लोगों का आंसर मुझसे पहले ही आ जाता है, और आ भी जाना चाहिए भाई, मुझे थोड़ी नीट देने जाना है, मुझे तो समझाना है, तो हम तो जितना आराम से समझाएं सबको आए समझ में, स्पीड तो तुम्हें मेंटेन करनी है। और याद रखो, जिस दिन तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मुझसे पहले आएंगे उस दिन तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। टीचर की डूइंग स्पीड कम होती है क्योंकि उसको समझाने की आदत होती है, बच्चों की फास्ट होती है। जब हम पढ़ते थे तो मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन अब उतनी तेज नहीं। चलो, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स एट, थ्योरी का क्वेश्चन, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बीटा रेडिएशन में कहां से आता है? तो बेटा ये डीके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन माइनस बीटा और एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। तो डीके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो निकलता है। इसको ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये सब तो ऐसे ही दिए हुए हैं, इनर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेगा, न्यूक्लियस से निकलना है, और न्यूक्लियाई में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, और फोटॉन थोड़ी ना निकलेगा, उससे तो गामा रेज निकलती हैं। तो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ? न्यूक्लियस में, बीटा एमिशन में। ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। दो तरीके के बीटा पार्टिकल होते हैं, ये होता है माइनस बीटा, एक होता है प्लस बीटा, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा माइनस। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ ये दोनों अर्थ हैं, पोटेंशियल जीरो, यहाँ का -1, यहाँ का -3, सेल है ना, +1, ये जीरो है तो उधर -1 हो जाएगा। अब -1 इज ग्रेटर देन -3, यानी इसमें से करंट बहेगी ऐसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? -1 माइनस -3 अपॉन रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो 2/100, इतने एम्पियर की करंट आई। अब मिली एम्पियर की अगर बदलनी है, आंसर तो मिली एम्पियर में दिया है, तो 2/100 इंटू 1000 मिली एम्पियर हो जाएगी, तो ये आ गई 20 मिली एम्पियर की करंट। चलिए ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, 17 हो गया। अब 18 देखिए, ये भी बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ और इन सबसे रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो मटेरियल का होता है ना भैया, रो बराबर आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए, तो रो बराबर ए बाई एल इंटू आर। तो अगर ए बराबर 1 है, एल बराबर 1 है, बचपन की याद करो तो रटाया जाता था ना सर, लोग हम लोगों को रटाते थे, कहते थे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का उस मटेरियल के बने उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ हो। तो वो तो नहीं बदलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, टेम्परेचर के साथ ये बढ़ जाता है, और सेमीकंडक्टर में घट जाता है, एलॉय में भी घट जाता है, इंसुलेटर में भी घट जाता है। इंसुलेटर वाला एक बार 2018 या 19 में पूछा भी गया था।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए photoelectron in a photocell is what is the stopping potential। तो आई डोंट थिंक कि तुम लोग जानते होगे ईवी ये मैक्सिमम है बराबर के मैक्सिमम होता है। तो E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू ई, क्योंकि ये टर्म जूल में आता है तो E से E कट गया तो वी नॉट बराबर 5 वोल्ट। और यार ऐसे ही देख लो यार, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही वोल्टेज नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is executing SHM with amplitude A when kinetic energy is equal to the potential energy। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है ये दोनों बराबर है, तो जब बराबर हैं तो काट दो भैया, एम काट दो, ओमेगा काट दो, हाफ काट दो, सब कट गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। कौन सा आंसर दिया है? ये वाला दिया है। इस पे भी होगा लेकिन वो दिया नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। सबका सही आ रहा है। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि सिंपल पेपर है, चाहते हैं थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाए डिस्कशन। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट डिस्कस करने के। तो नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कहो तो भैया नाम भी पढ़े, उसमें टाइम बढ़ जाता है। यहां पे P1 से P2 गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बाबू। अब ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको कई तरीके से निकाला जा सकता है भाई। आंसर आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। और इसको दुनिया भर में लोग तरह तरह से निकालते हैं। एक तरीका है कि कोसाइन फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको मान लिया s, तो s बराबर कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो एस स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, कॉमन ले लिया 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो s बराबर 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो s बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। जी सर ये तो हमें नहीं समझ में आया, कोसाइन फार्मूला हमें कहाँ आता है? हम तो बायोलॉजी साइड के स्टूडेंट हैं, हमें ये नहीं आता है। इस तरीके से हमें नहीं समझ में आया, कोई और तरीका बताइए। तो लो भैया दूसरा तरीका भी एक बता देते हैं, वो और अच्छा है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। अब देखो ये आइसोलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये तो कॉमन है और ये 90 डिग्री है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। तो ये नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ये हो गया s बाई 2, ये हो गया r, ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये 90 है। तो s बाई 2 अपॉन r बराबर साइन थीटा बाई 2, तो s बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। ज्योमेट्री से भी बहुत जल्दी से आ गया। और भी तरीके हैं लेकिन और तरीके नहीं करेंगे हम लोग, बस इतने ठीक। और ये तो याद भी होना चाहिए यार, दो वेक्टर हैं, इनका डिफरेंस लेना है, इक्वल वेक्टर है, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है चलो।
21 के बाद आइए 22। इससे सिंपल क्वेश्चन, ये अभी अभी हमने अपने भांजे को क्लास 10th वाले पेपर में कराई थी। ये 1.2 एम्पियर की करंट है और ये 6 ओम और 4 ओम है। तो मान लो कि किससे निकालनी है, 6 ओम से। तो मान लो कि इससे करंट x है, तो ये हो जाएगी 1.2 माइनस एक्स। पोटेंशियल बराबर कर दो, 6x बराबर 4 इंटू 1.2 माइनस एक्स। तो 6x माइनस 4x 10x बराबर 4 इंटू 1.2। तो x बराबर तो 4.8 अपॉन 10, तो 0.48 एम्पियर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एनर्जी इज क्रिएटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड गुड। कंजर्वेशन, ये थर्ड वाला सही है। एनर्जी क्रिएट नहीं होती इंटरफेरेंस में। ये वेव चल रही है, ये वेव चल रही है, मिल गई, जहां फेज में मिलेगी वहां ज्यादा, जहां अपोजिट फेज में मिलेगी वहां कम, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी बन रही है या खत्म हो रही है, टोटल रहती वहीं पर है, लेकिन अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड गुड करता है और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ऐसा होता है ना, जैसे चल रहे हैं, सब लोगों के पास 10-10 रुपए है, मैंने सबको कलेक्ट कर लिया, जिसको जरूरत थी उसको 100 दे दिए, जिसके पास बहुत था उसको 0 कर दिया, इस टाइप से। तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, कंजर्व रहती है, ना डिस्ट्रॉयड होती है ना क्रिएट होती है। 23 मैग्नेटिक। बेटा आई होप कि अब सब सही हो गया होगा। 19 क्वेश्चन से ही ये प्रॉब्लम है, तो क्या करें, दोबारा किया जाए? कौन से क्वेश्चन पे हैं हम लोग? 28 पे हैं। तो चलो आगे करते हैं, फिर 1 से 19, 19 से 24, 28 फिर कर देंगे। चलो ओके। तो वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट होता है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ये बंद कर। In LCR series circuit, resistance is 30, inductive reactance and capacitive reactance each of 20 ohm. The impedance of the circuit, तो बेटा इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगा दो, Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो दी हुई है 30 का स्क्वायर, और ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि दोनों 20 ओम है। तो Z इज इक्वल टू 30 ओम। ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड के थे। 24 ये देखो, ये किरचॉफ्स लॉ है। आई की वैल्यू बतानी है, तो आई इनकमिंग है, 4 भी इनकमिंग है, ये 2 भी इनकमिंग है, 3 आउट गोइंग है। तो इनकमिंग बराबर आउट गोइंग, 3 प्लस 5, तो आई बराबर 8 माइनस 6, 2 एम्पियर। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था। चलिए, फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो सब लोग जानते हैं, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में फास्टेस्ट होता है, तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट। अब देखो ये 32,
Electric current passes through a long straight wire at a distance of 5 centimeter from the wire. Magnetic field is B. तो देखो ये करंट है, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो B है, B2 पूछी गई है, R2 20 है, R1 5 है, तो B2 बराबर B/4। वेरी स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है। ये देखिए, एक वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सारे क्वेश्चन एक सिंगल फॉर्मूले पर बेस्ड है। A wire of length L and area of cross section A is made of material Young modulus Y. Wire is stretched by the amount X. तो work done is equal to stored energy and that is equal to half stress into strain into volume. तो स्ट्रेस तो निकालने का फोर्स कुछ है नहीं, तो इसको लिख देते हैं y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन इसका स्क्वायर और वॉल्यूम की जगह लिख देंगे L इंटू ए। तो हाफ y और स्ट्रेन कितनी है, तो देखो ये x डिस्प्लेसमेंट है और ओरिजिनल लेंथ इसकी L है, तो ये x स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और इंटू L इंटू ए, तो एक L से ये कट गया, तो आंसर हो जाएगा y एक्स स्क्वायर ए अपॉन 2L। तो ये पहला वाला आंसर सही है। यहां पे भी 2L है, लेकिन पेपर में मैंने करेक्शन करवा दिया था, ये 2 कटवा दिया था, तो फोर्थ नहीं है आंसर, फर्स्ट वाला है, सब जगह करेक्शन करवा दिया गया था। कार का मास m है, मोमेंटम p है, म्यू फ्रिक्शन है, तो व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन अलोंग। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, लंबे मेथड से नहीं करेंगे, छोटे मेथड से करेंगे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी होती है K, और मुझे मालूम है कि P बराबर होता है √2km। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो P स्क्वायर अपॉन 2m इंटू इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना है म्यू mg, और इंटू s, तो s बराबर कितना हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2 म्यू m स्क्वायर और g। ये शॉर्टेस्ट मेथड है। बाकी करने को आप पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालो, एक्सेलेरेशन निकालो, फिर यहां से वेलोसिटी निकालो, फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as लगा दो, तो भी कर सकते हो। तो इसका आंसर बी नहीं होगा बेटा, थर्ड होगा। देखो बी नहीं होगा, थर्ड होगा इसका आंसर, P स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी m स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 3 बल्ब्स, यहां पर ये 3 बल्ब्स हैं और रेटिंग इनकी 60 वाट है। तो मतलब जानते हो, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है और ये एक बल्ब लगा दिया गया, तो जब इसको V वोल्ट से जोड़ेंगे तो 60 वाट का पावर कंजम्पशन होगा। अब इसके बाद ऐसे 3 बल्ब को मैंने सीरीज में जोड़ दिया और
ये वोल्टेज सोर्स वही है। अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? तो टेस्ट के बाद तो हम लोग भी रहते हैं। स्वप्निल सर खुश रहिए। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक बल्ब का निकालें कि तीनों बल्ब का निकालें। तो ये देखो क्या लिखा है, दीज बल्ब्स, मतलब तीनों कितनी पावर कंज्यूम करेंगे ये देखना है। तो सॉल्यूशन में एक शॉर्टकट दिया है, वो 1/p बराबर 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3, तो उससे भी कर सकते हो। और मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं। सपोज एक बल्ब का रेजिस्टेंस है R, एक आइडेंटिकल बल्ब है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस है R, तो 60 इज इक्वल टू V²/R। अब ये तीनों कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? तो ये तीनों सीरीज में है, तो ये पावर कंज्यूम करेंगे V²/3R। तो V²/, अब देखो V² की जगह 60 इंटू R रख सकते हो, 60R/3R, तो ये 20 हो जाएगा। तो आंसर इज 20 वाट। तीनों मिल करके 20 वाट ही पावर कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और अगर एक बल्ब का पूछेंगे तो ओनली ये वोल्टेज जो आएगा उसको निकालेंगे, तो एक बल्ब का 20/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए ये देखिए क्वेश्चन। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर ये दो कॉइल हैं और इस तरीके से लिंक्ड किए जाएं कि फ्लक्स कंप्लीटली लिंक्ड हो जाए, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है K√L1L2, और जब फ्लक्स कंप्लीटली लिंक्ड हो जाए तो K बराबर होता है 1, तो आंसर आ जाएगा √L1L2। ये अगर कुछ दूर है फ्लक्स लॉस होगा तो K की वैल्यू 1 से कम होती है। बहुत दूर है, कोई फ्लक्स नहीं इंटरलिंक हो रहा है, तो K की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर दो कॉइल हैं और इनको जोड़ा जाए तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 से लेकर के √L1L2 तक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्शन। आइए 37, ये देखिए, चार्ज Q is placed at the center और the work done to moving a charge Q from A to B so as to complete a semicircle। तो बेटा ये पूरी इक्यू पोटेंशियल लाइन है, सब जगह पोटेंशियल Q/R होगा। तो अगर सेम पोटेंशियल इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे चलोगे तो कोई भी वर्क नहीं होगा, तो आंसर विल बी 0। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो इसकी भी बहुत ही सिंपल सी फिगर है। सपोज ये अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है और इसके बाद यहां पे सिर्फ मेरे पास ये वाले वाइब्रेशन बचते हैं, तो जिसमें अब वाइब्रेशन बचे हैं वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, और जिसमें कट गए हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर तुम्हें मालूम है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होते हैं, तो आंसर बड़े आराम से दिया जा सकता है। Infinite masses each having a mass m are placed at 1 मीटर, तो ये x बराबर 0 है
और x बराबर 1 2 4 पे सब पे मास m रख दिया गया है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है, कहां पे? इस जगह। तो इसकी वजह से क्या होगी? gm/1²। इसकी वजह से gm/2²। इसकी वजह से gm/4²। और ऐसे इनफाइनाइट है। तो gm कॉमन ले लिया, 1/1 1/4 प्लस 1/16। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनफाइनाइट जीपी। जीपी क्या होता है? ध्यान से देखो, इन दोनों का रेशियो कितना है? 1/4। और इन दोनों का रेशियो भी 1/4 है। तो जैसे कोई नंबर है a, इसको r से मल्टीप्लाई करो, फिर r से करो, फिर r से करो, तो ये जीपी बन गई। क्यों? सक्सेसिव टर्म के रेशियो बराबर है। और जो रेशियो होता है उसे कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो हमेशा दिस अपॉन दिस से निकालो या दिस अपॉन दिस से निकालो, यानी बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करके निकाला जा सकता है। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है। और इस इनफाइनाइट जीबी में ये पहला टर्म है, पहले टर्म को a कहते हैं। और कॉमन रेशियो होगा 1/4, दिस अपॉन दिस 1/4 होगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जीपी के सम का फॉर्मूला होता है कि अगर n टर्मों का सम निकालना है ये इनफाइनाइट टर्म नहीं है, कुछ फ्यू टर्म्स हैं, तो फॉर्मूला होता है a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। फॉर्मूला ना मालूम हो तो नोट कर लेना। जैसे ये 10 टर्म होते, 1 2 3 4 5 6 7, तो n की जगह 10 ले लेते। अगर इनफाइनाइट टर्म है तो इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 - r। तो ये तो इनफाइनाइट टर्म है, तो a 1 हो गया और ये 1 - 1/4 हो गया, तो 4/3 आ गया। तो ये पूरा जो सम बना है ये 4/3 है। तो इंटेंसिटी हो गई gm इंटू 4/3। तो ये पहला आंसर हो गया। तो आपको हमने जीपी भी बता दी। चलिए आगे चलते हैं। अगर फॉर्मूला नया हो तो बेटा नोट कर लेना, है ना। चलो ये देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल of radius 25 at 2 revolutions per second. Acceleration of the particle, तो a बराबर r ओमेगा स्क्वायर, r है 25, तो 25/100। और ओमेगा होता है 2πn, तो n भी 2 है, इसका स्क्वायर, तो 1/4 और ये 4 पाई का स्क्वायर, तो 4² पाई स्क्वायर, तो आंसर इज 4π²। ये आ गया। चलो भाई ठीक है, सस्ता क्वेश्चन था। इन ए यंग मॉडुलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज हाफ, देन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ होती क्या है? d λ/d होती है। अब क्या किया? ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट स्मॉल d, इसको आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया, और लैम्डा तो वही रखा, तो ये आ जाएगा 4d λ/d, तो यानी 4 बीटा। तो फ्रिंज विड्थ विल बी क्वार्टरपल्ड, इसका मतलब होता है 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगी। और आगे बढ़िए, ये देखिए, ये इस टाइप में इस साल आया था। हॉरिजॉन्टल बीम इज पिवोटेड एट 0 शोन इन फिगर। ये स्ट्रेट रहनी है, इसके अबाउट मोमेंट ले लो।
तो इसका टॉर्क क्या बना, 2 इंटू ये वाली डिस्टेंस 2, ये ऐसे घुमाएगा ना इसको ऐसे, और ये ऐसे घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए, तो बराबर m इंटू 1, तो m बराबर 4। अपने नीट में इससे कठिन क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा मैंने सिंपल दिया है, चलो अगले टेस्ट में कठिन किया जाएगा। कुछ सिंपल भी पेपर होने चाहिए। और ये बात मत सोचना तुम लोग कि पिछली साल नीट का पेपर टफ आया था तो इस साल भी टफ ही आएगा। हो सकता है उससे भी कठिन आ जाए, हो सकता है उससे काफी इजी आ जाए। तो हम लोगों को चाहिए कि हर तरीके के पेपर का डिस्कशन और प्रैक्टिस कर लें। ऐसा ना हो कि बहुत सरल आ जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस। भाई मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है कि एक चीज तुम लोगों को बता दें, वो ये है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p² है, या जैसे जनरल में y प्रोपोर्शनल टू x² है। तो यहां एक चीज याद रखो यार, ये जितना परसेंट बढ़ेगा ना, ये उसके डबल से कुछ ज्यादा बढ़ता है, तो इसका आंसर 44% हो जाएगा। मोमेंटम अगर 20% बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसके डबल 40 से थोड़ा ज्यादा 44% बढ़ेगा। बाकी इसके लिए कई फॉर्मूले और कई हैं, लेकिन ज्यादातर सेट क्या बनता है, 20% 44%, 10% 11%, 100% 400%, यही ज्यादातर बनता है। तो इसको अगर याद रखोगे ना तो बड़ी जल्दी निकल आता है। वैसे फॉर्मूले और भी हैं, चाहो तो तरीका निकाल लो, ऐसे कर लो, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। K1/K2 बराबर P1² तो K1 मान लो 100 और मान लो K2 x% बढ़ गई, P1 मान लो 100 तो 100 का स्क्वायर, और मोमेंटम 20% बढ़ा है तो ये 120 का स्क्वायर हो गया, तो ये 100 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 100 प्लस x बराबर हो जाएगा 120 का स्क्वायर बाई 100, तो 100 प्लस x क्या बना, ये 144 हो जाएगा, तो x बराबर 44%। कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलिए, आइसोगोनिक लाइंस आर दोस फॉर विच, तो ये तो भाई रटने वाला है। इसमें मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, बुरा मानो चाहे भला मानो। आइसोगोनिक दिया गया है, तो आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, इन पे सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है फाई। एक होती है आइसोक्लिनिक लाइन, इसमें सेम एंगल ऑफ डिप होता है थीटा। एक होती है आइसोडायनामिक लाइन, अगर ना मालूम हो तो बच्चा नोट कर लेना, इसमें सेम एच होता है। ये 3 चीजें तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, अब जैसे आइसोगोनिक लाइन हम खींच रहे हैं, तो आइसोगोनिक लाइन उन सारे पॉइंट्स को मिला दो जिसपे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 10 है, तो वो 10 डिग्री की आइसोगोनिक लाइन हो जाएगी। 20 है तो वो 20 डिग्री की आइसोगोनिक लाइन होगी। तो एक ऐसी भी तो लाइन होगी ना जहां एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 हो, तब इसको कहते हैं एगोनिक। एगोनिक लाइन का मतलब है वो पॉइंट्स जहां फाई बराबर 0 हो, ऐसी आइसोगोनिक लाइन जिसके हर पॉइंट पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 हो, उसको एगोनिक लाइन कहते हैं। एक्लिनिक, जहां पे थीटा बराबर 0, ऐसे सारे पॉइंट्स जहां पर एंगल ऑफ डिप 0 हो, उसे कहते हैं एक्लिनिक लाइन। और एक क्लिनिक लाइन और कुछ नहीं होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर होता है।
क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर पर ही सब जगह हमारे पास एंगल ऑफ डिप 0 होता है। और कहो सर अब एडायनेमिक लाइन म्यूजिक बन गया होगा कि ऐसे सारे पॉइंट जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो वो एडायनेमिक लाइन होगा। नहीं बेटा, एडायनेमिक लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ दो जगह एच 0 करता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर और एक मैग्नेटिक साउथ पोल पर। इन दोनों को मिलाने वाली कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए एडायनेमिक लाइन का नाम तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं। तो ये बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, इसमें कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ पहले ही पूछे जा चुके हैं नीट वाले पेपर्स में, कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में एक दो में जगह है, कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है, तो मैंने पूरी समरी तुम्हें दे दी। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेक्टर, यार ये मैं नहीं बताऊंगा, जरा बताओ, आंसर लिख के बताओ, इसमें से कौन वेक्टर है, बताओ जरा, देखें सो रहे हो कि जग रहे हो। हर्षित कुमार, आलिया भट्ट, एम्स मृत्युंजय। मृत्युंजय अभी देखते हैं बेटा, है ना सर, क्वेश्चन 17 देखते हैं अभी, ठीक है, अभी बताना मुझे मृत्युंजय। सी होगा, ठीक है, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी, चार्ज स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन नीड नो एक्सप्लेनेशन। वर्किंग ऑफ ए जनरेटर बेस्ड अपॉन, ये नीट का बड़ा पुराना फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल पर, वो याद होने चाहिए, किसी दिन रैपिड फायर में आके पूछेंगे। वैसे जनरेटर का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पर बेस्ड है जनरेटर। ये याद कर लीजिए, छांट लीजिए, जैसे बायो में याद करते हैं ना, डाटा छांटते हैं, ये छांटते हैं, फिजिक्स में भी थोड़ा सा कटिंग छटिंग कर लीजिए, कुछ डाटा है उसको तैयार कर लीजिए, वही आएगा। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, काइट का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, रॉकेट का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, जनरेटर का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, पोटेंशियोमीटर किस पे बेस्ड है, ये सब कभी भी पूछे जा सकते हैं। Particle is moving along a circle such that its radius vector, ये खामखा की कैलकुलस ना लगाओ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो रेडियस वेक्टर तो चेंज होगा ही। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आर नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई माइनस साइन ओमेगा टी जे हो जाएगा, ये भी चेंज होगा, टी के साथ वेक्टर बदल रहा है। एक्सेलरेशन निकालोगे तो माइनस आर नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई और प्लस कॉस ओमेगा टी जे होगा। तो ये दोनों तो वेरिएबल हो गए ना, बिकॉज दे आर चेंजिंग इन डायरेक्शन। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जरा स्पीड देख लो, स्पीड होती है मॉड ऑफ वी, तो ये हो जाएगी आर नॉट ओमेगा और अंडर रूट कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस माइनस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, यानी मॉड वी बराबर कांस्टेंट है। तो यही वाला आंसर है सेकंड। चलिए, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यार सारी दुनिया जानती है कि एक्सियल लाइन पर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों अपोजिट में होते हैं, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल फैक्ट्स ऑन फार्मूला और थ्योरी। और अगर इस पेपर में आपके 150 से कम आते हैं तो समझ लेना फिजिक्स की थ्योरी नहीं याद है। अब ये देखो, ये पोटेंशियोमीटर 1 मीटर लेंथ की है, अननोन ईएमएफ वोल्टेज सोर्स है, 60 सेंटीमीटर पे होता है, तो मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, तो 60 के बराबर अननोन वोल्टेज है,
और 3 वोल्ट की बैटरी 45 पर जा रही है, तो 45K इज इक्वल टू V, तो 60/45 इज इक्वल टू ये 3 है, तो V/3, तो ये 15 हो गया, V बराबर 4 वोल्ट आ गया। कुछ करना ही नहीं था भाई। लास्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरी का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ सेम है और दोनों को ग्लिसरीन में डुबो दिया गया। तो अगर ग्लिसरीन में डुबो दिया गया है ना, तो देखो 1/F बराबर 1.5/1.4 -1 और 1/R1 - 1/R2। देखो ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। एयर में होता तो ये 1 होता, ग्लिसरीन में है तो ये 1 है। तो ये म्यू कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और मिरर पे कोई डुबोने उबोने का असर नहीं होता है, तो मिरर की फोकल लेंथ अनचेंज रहेगी। तो सेकंड आंसर हो गया। तो ठीक है बेटा, ये 24 वाला था ये 24। अब तुम लोग बताओ कि जब ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, मृत्युंजय तुम एक 17 वाला कह रहे थे, तो बताओ क्या क्या बताएं। नहीं, एक बच्चे की डिमांड है 17 वाला निकालो। 4 करा दीजिए, फिर 17 लगा देंगे। पहले 17 कराएंगे, वो डिमांड है, वो बढ़िया बच्चा है और वो कुछ कह रहा है। हाँ, ये बेटा यही वाला पूछ रहे थे मृत्युंजय, वेयर आर यू, रिस्पॉन्स करो। 17 क्वेश्चन यही है, चलो दोबारा कर देते हैं। तो ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -3 है, तो ये फॉरवर्ड वाइस में आ गया। तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट हो जाएगी -1 -3/100 और ये एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 मिली एम्पियर इज द आंसर। ठीक, चलिए 24 पे आइए, ये छूट गए थे हम लोगों से, स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तो दोनों लग सकते हैं, ए फोर्स एंड टॉर्क बोथ। कंडीशंस पे मत जाओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो ओनली टॉर्क विल बी देयर, नो फोर्स। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दैट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी थिंग, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज हो रही है, निडल को कहां रखा गया है, लेकिन यहां तो कुछ दिया नहीं गया ना, तो ऐसे जनरल दोनों लग सकते हैं, तो सेकंड वाला आंसर दो। चलिए 25 पे आइए, ये रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये बोट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो आपको बोट की वेलोसिटी अगर रिवर के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो बोट की वेलोसिटी 4I + J, इसमें से रिवर की वेलोसिटी 2I + 3J माइनस कर दीजिए और ये आंसर आ जाएगा 2I - 2J। ये देखिए 26 है, ये बेटा फार्मूला पूछा गया है, इसमें क्या समझाएं, अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू इसी तरीके से चेंज होती है। ये दोनों तो होते ही नहीं है फार्मूले, और ये तब होता है जब डिस्टेंस कम हो। यहां तो लार्ज डिस्टेंस है तो फोर्थ वाला हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में। चलिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पे सीधे सीधे आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, Ex कितना हो जाएगा, -∂V/∂x, तो इसको करेंगे तो -8x, यानी 8x आ जाएगा। Ey निकाल लीजिए, -∂V/∂y बराबर माइनस, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6y। Ez निकाल लीजिए, तो -∂V/∂z, तो ये 0 और खाली -2 आएगा। अब E बराबर EXI और पॉइंट हमारे पास ये दिया है, तो EX हो जाएगा 8, EY हो जाएगा 0 क्योंकि Y 0 है, और इसमें बेटा जो है वो तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, -2 ही रहेगा, तो ये 8I - 2K वाला आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग देख सकते हो। बेटा और बताओ। एम्स मृत्युंजय, थैंक यू बेटा, ये मेरा फर्ज है। तो ठीक है, आपने पूछ लिया, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पेपर वाज डैम इजी, नो रॉकेट साइंस वाज देयर। तो मेरे ख्याल से 160 तक अच्छे बच्चों के आने चाहिए, कुछ बच्चों के 170 भी आने चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत सरल था। तो ठीक है, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डिस्कशन, नेक्स्ट फैकल्टी, एंड दैट विल बी लिटिल बिट चैलेंजिंग, नॉट लाइक दिस। थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।